सर जी, हमें तो लगता है सुबह से आकर फिर से जांच करनी पड़ेगी। वैसे भी रात हो गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर सब ने सहमति में सिर हिलाया और उस कमरे के होटल में 304 को सील कर दिया गया है। ऐसी बात पूरे शहर में उस समय एक सनसनीखेज की सबसे मुख्य हेडलाइंस में, समाचार पत्रों में, समाचार टीवियों में हर जगह दिखाई जा रही थी। और उस शहर की मशहूर पत्रकार जो है वो उस घटनाक्रम की पूरी तरह से चश्मदीद गवाह भी थी। ऐसा पुलिस वालों को जब पता चला तो उन्होंने अपने सीनियर अफसर से बात किया, जिसे उस समय प्राइवेट डिटेक्टिव को यह काम देने की बात कही गई। फिर यह कहानी नया मोड़ लेती है। जासूस वेदांत, जो दर्पण नगर के हेड क्वार्टर में तैनात थे, उनकी एक सबसे बड़ी विशेषता कहें या उनके लिए हम कह सकते हैं कि आप ही लोग फैसला करेंगे कि उनकी क्या गलती थी, भगवान ने जब उनको ऐसा बनाया था। उधर फ़ोन की घंटी बजती है। आया कौन? अच्छा, कब हुआ यह? कहाँ? अच्छा, कैसे हो गया? अच्छा, ठीक है। वेदांत नाक के बल बोलने के कारण अक्सर ही हंसी का पात्र उनको बनना पड़ता था। लेकिन अब उनकी नौकरी और उनके दिमाग की विशेषता को कारण पुलिस महकमा भी उनका हमेशा सम्मान ही किया करते थे। जब उनको सूचना यह मिली तब उन्होंने मुख्यालय से अपनी तैयारी कसी और दर्पण नगर की तरफ रुख किया। किसी प्रकार चौराहे पर एक ऑटो पकड़कर वे स्टेशन की तरफ चल पड़े। उधर एक बच्चा दौड़ते हुए जासूस अर्णव के पास पहुंचा और बोला, चच्चा, चाची ने बुलाया, फोन आया, जल्दी चलिए। अर्णव, जो कि गाने के शौकीन थे, अक्सर ही वह गुनगुनाते हुए मिलते थे। भले ही माहौल कैसा भी हो, पर उन्हें गाने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए अक्सर ही वे हेडक्वार्टर में तैनात होने के बावजूद उससे कुछ दूर पर ही रहा करते थे। फिर कहानी में दिया आती है, लेकिन वह उसकी सूचना को देर से पाती है, क्योंकि परेड का वक्त था। कत्ल की सूचना उसे देर से ही मिली। सूचना पाते ही अपनी कुछ ज़रूरत की चीज़ें अपने बैग में भरकर वह भी एक ऑटो को पकड़कर स्टेशन की तरफ रवाना हो गई। वह इसी प्रकार सख्त मिजाज और हमेशा मरने मारने पर आमादा रहती हुई लड़की थी, लेकिन उसके दिमाग के कारण उसको अर्णव और वेदांत के साथ रहना पड़ता था। उधर दर्पण नगर में अजीब ही नज़ारा था। एक तरफ इनकी मौत की खबर चल रही थी, दूसरी तरफ दर्पण नगर के मशहूर करामत अली, जो कि घड़ी की उस समय मानी जानी दुकान थी,
लोगों की भीड़ अक्सर ही वहाँ लगा करती थी। चौक चौराहे पर उनकी ही बराबर आपको गुणगान करते मिल जाएंगे लोग। उनकी दुकान के पास भी लोग मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मियाँ, और सब खैरियत है? मियाँ क्या घड़ी बनाई है आपने, गजब ही हो गया, बताओ बिना चाबी के चल रही है। अक्सर ही लोग उनके गुणगान आज से नहीं कई वर्षों से किया करते चले आ रहे हैं, क्योंकि अक्सर ही वे नायाब प्रकार के घड़ियों का आविष्कार किया करते थे, इसलिए उनको घड़ी का जादूगर कहा जाता था। पुलिस महकमे के सभी अधिकारियों ने यह निश्चय किया कि इसकी जांच सूक्ष्म से सूक्ष्म करनी आवश्यक है, क्योंकि हम लोगों के लिए ये एक शर्म की बात है। उन्होंने मीटिंग अरेंज की थी और उसी में दिया, वेदांत और अर्णव को भी पहुंचना था, जो बारी बारी से वहां पहुंचते हैं। मेन अधिकारी का इंतज़ार लगभग वहाँ पे उपस्थित सभी लोग कर रहे थे, लेकिन जल्द ही इस इंतज़ार का अंत हुआ और उन्होंने आकर सबको बैठने का इशारा किया, लेकिन उनकी आवाज़ कुछ अलग ही थी उस दिन, जो हम आपको बता रहे हैं। हम लोगों की फोर्स इतनी नाकारी और निकम्मी हो गई है कि कोई भी कुछ भी हमारे नगर में कर रहा है। ये पूरे महकमे की, इतने में ही एक अधिकारी और पहुँचे। उन्होंने भी इस चीज़ का विरोध किया और दोनों के कहने पर यह निश्चित किया गया। उनका कहना था, हम इसमें कोई भी ढील किसी भी प्रकार की नहीं देंगे और आप लोगों से यह चाहेंगे कि आप लोग कुछ भी करके हमें 2 दिन में इसका रिजल्ट दें। मैं इसके आगे कुछ नहीं सुनना चाहता। सभी ने एक साथ यस सर, यस सर, यस सर बोलकर सल्यूट किया और वे मुड़े और अपने लोगों के साथ चल दिए। साहब तो चले गए। अब ट्रेन पकड़कर दर्पण के लिए अर्णव दिया और जब की टीम चल पड़ी, जिसमें कुछ निर्देश उनके लिए भी अलग से था, उनका पालन करना उनकी एक अलग मजबूरी थी। जैसे कि किसी को पता न चले कि वे कौन हैं, क्यों आए हैं, कहाँ से आए हैं। उनकी असलियत कोई न पहचाने, क्योंकि अधिकारी का सख्त निर्देश था कि चाहे जो बीच में आए, तुम्हें उसके परवाह न किए बगैर यहाँ पे पहुंचकर सारी चीज़ों का मुआयना करके जो सही इस गुनाह का कारण है उसको बताए और जो लोग दोषी हैं उनको कटघरे में खींच कर लाएँ। इसलिए वे स्टेशन मास्टर से मिलकर अपने नामों के गलत न साबित हो, इसलिए वहाँ के नाम से अलग टिकट निकालते हैं और वहाँ के स्टेशन मास्टर से जल्द ही वह मुहैया हो जाती है। उधर क्राइम सीन पर पहुँचने के लिए स्टेशन से निकलकर एक अच्छे ऑटो को पकड़ा और अर्णव, दिया और वेदांत मैरून होटल कमरा नंबर 304 में पहुँचे। रास्ते में उन्होंने कुछ बात की, लेकिन ऑटो ड्राइवर को उनकी बातों का कोई अर्थ समझ में ना आया, इसलिए उसने भी कोई ध्यान न देकर जल्द से जल्द दूसरे कस्टमर को लाए उसकी प्रतीक्षा में था। और कुछ ही देर बाद वे मैरून होटल की
सीढ़ियों से चढ़कर जब ऊपर पहुंचा तो वहाँ देखते हैं कि राजशेखर के ऊपर एक सफ़ेद चादर चारों तरफ मार्क की गई है। यहाँ वहाँ सामान कुछ रखे हैं। पूरा मुआयना करने के बाद अर्णव बोलता है, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, अगर तुम मिल जाओ सबूत खोज लेंगे हम, यूं ही भटकना को छोड़ देंगे